नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में प्रथम अध्याय के अंतर्गत इसके पहले हमने 2 वीडियोज आपको उपलब्ध कराई है, जिसमें हमने भाषा शिक्षण को जाना और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद से 1986 की नीति और 2005 की पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ आप इस बात का ध्यान दें कि जब आप कोर्स 2 पढ़ेंगे तब वहाँ भी आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, लेकिन यहाँ चूंकि आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको भाषा को लेकर जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें देखना होगा। तो आइए अच्छी क्लास हम शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी न तो बहुत विस्तृत है और न बहुत शॉर्ट में। जितना पढ़कर आप आसानी से अपनी परीक्षा को क्रैक कर लें, जो ब्रिज कोर्स है उसे उत्तीर्ण करें, हमें उतना ही पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। तो भाषा को लेकर मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा नीति का यह था कि हम भारतीय भाषाओं का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए। दूसरा यह कि बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारे भारत की जो प्रकृति अगर आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारा भारत बहुभाषी है, यहाँ बहुभाषिकता साफ झलकती है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम अपने परिवेश में या हम अपने कक्षा में ऐसे कई बच्चों को देखते हैं जो कई भाषाई पृष्ठभूमि के साथ आते हैं और वे अलग अलग प्रकार की भाषा शब्दों से परिचित होते हैं। तो हमें उसे सपोर्ट करना है, ठीक है, उसे बाधा के रूप में नहीं देना है, देखना है। और मातृभाषा आधारित शिक्षण कार्य हमें करना है, यानी कि बच्चा जिस नेटिव लैंग्वेज में बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, हमें उसी पर आधारित एक ब्रिज बनाकर, एक ब्रिज के रूप में मुख्य भाषा की ओर लेकर आना है और मातृभाषा आधारित शिक्षा देना है। विद्यार्थियों का समग्र भाषिक विकास होगा, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म जिसको कहते हैं, यानी कि एक से अधिक, जैसे बहु मतलब कई, भाषिकता तो भाषा के होने की अवस्था, तो एक से अधिक भाषाओं के होने की अवस्था एक्चुअली बहुभाषिकता है, जिसमें हम सभी भाषाओं के प्रति समान सम्मान व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाए और किसी एक भाषा को कम। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में या हमारे अभिभावकों के द्वारा या हमारे एक समाज में भी यह माना जाता है कि किसी एक अंग्रेजी भाषा अगर कोई जान रहा है तो वो ज़्यादा विद्वान है, और हिंदी या अपने भोजपुरी या अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलने वाला जो है कम पढ़ा लिखा या गंवार समझा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाषाओं में बराबर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सभी भाषाओं के प्रति समान सम्मान होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ाना है और संज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास करना है। जब आप बहुभाषिकता को अपनी कक्षा में बढ़ावा देंगे, जब बच्चा भोजपुरी जान रहा है और भोजपुरी के साथ साथ हिंदी भी जानेगा, अंग्रेजी भी जानेगा, तो निश्चित रूप से किसी भी चर्चा में वो उसके सोचने का एक जो तरीका है वो व्यापक हो जाएगा। उसको वह भोजपुरी में भी विचार कर बनाएगा, हिंदी में भी बना सकता है या फिर अंग्रेजी में भी बना सकता है। तो बहुभाषिकता से का फायदा यह है कि बच्चा सोचता अधिक है, समझता अधिक है, ठीक है, तर्क भी अधिक करता है। तो कहीं ना कहीं बहुभाषिकता इस चीज को बढ़ावा देती है, सोचने समझने की क्षमता को, ठीक है। इसके अलावा हमारी शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई, जिसमें भारतीय भाषाओं के विकास पर मुख्य बल दिया गया है। और हमारी मातृभाषा जो है, जो हम अपने अपने क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में है बच्चा भोजपुरी, उसकी मातृभाषा हो सकती है, महाराष्ट्र में है मराठी हो सकती है, बंगाल में है बंगाली हो सकती है। तो जो राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका संवर्धन करना है, यह भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। और जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिन भाषाओं का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना है, उन भाषाओं के संरक्षण की भी बात की गई है हमारी शिक्षा नीति में। साथ ही साथ जो लुप्तप्राय भाषाएं हैं आदिवासी समाज की, ठीक है, उनका भी संरक्षण करने का प्रयास हमारी शिक्षा नीति में किया गया है। मातृभाषा आधारित शिक्षा देनी है, यह भी ध्यान दीजिएगा कि यथासंभव 8 तक, और अगर 8 तक नहीं हो पा रहा तो 5 तक, कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप में बच्चों के सीखने का जो आधार है, मीडियम है, वो उनकी मातृभाषा होनी चाहिए, मध्यम, ठीक है। तो कक्षा 5 तक ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न वगैरह, इन जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ से बहुत से भी प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर बन सकते हैं, इसलिए आप इसको देखें, पूरा जरूर देखें। घरेलू भाषा को हमें महत्व देना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी विद्यालयों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, बल्कि जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वहाँ पर भी इसका अनुपालन करना है कि बच्चे को 5 तक उसकी मातृभाषा में ही आप शिक्षण कार्य कराइए। तो ये सरकारी और निजी विद्यालय हैं उनमें भी इनका अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाना है। सीखने में जो भी समस्याएं आती हैं उनको कम करने का प्रयास करना है। अक्सर हमारे सामने यह समस्या रहती है कि बच्चों की जो लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज, उसमें बुक्स उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। बुक्स बेसिकली क्या होती है, हिंदी में उपलब्ध होती है, इंग्लिश में उपलब्ध होती है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसमें भी जो बुक्स है उनकी उपलब्धता कराना सुनिश्चित
होना चाहिए। जैसे हाल ही में कुछ राज्यों में जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों ने भोजपुरी में भी किताबों का प्रकाशन किया है, उसमें एक आजमगढ़ भी था। तो उसमें आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं इससे जो भोजपुरी समाज, भोजपुरी समझने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, गुजरात में गुजराती, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी किताबें होनी चाहिए और विज्ञान सहित अन्य विषय भी उपलब्ध होने चाहिए। भी अगर आप एनसीईआरटी को देख रहे हैं तो एनसीईआरटी जनरली क्या करता था, हिंदी और इंग्लिश में अपनी बुक्स को उपलब्ध कराता था, लेकिन अब समय के साथ साथ आपने देखा कि इनकी अलग अलग जो राज्य की भाषाएं हैं उसमें भी अपने बुक्स को उपलब्ध करा रहे हैं। तो भारतीय भाषाओं में भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। स्नातक स्तर की पुस्तकें भी भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, जिसमें हिंदी है, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 भाषा सूत्र पर भी काम करना है। एक राज्य, जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है वहां की भाषा, एक ऐसी भाषा जो पूरे भारत को जोड़ सके। जैसे अगर आप देखें तो आज के समय में अगर पूरे भारत को जोड़ना है तो मुख्य रूप से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसका विरोध लगातार दक्षिण भारत के लोग करते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, इन जगह पर भी हिंदी का अच्छा खासा प्रयोग किया जाता रहता है, महाराष्ट्र में भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी भाषा जो उभर कर आ रही है उसको प्रमोट करिए। अब आप हिंदी के अलावा आपको जो भी विचार में आ रहा है आप उसको प्रमोट करें, और दूसरी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में, और तीसरी एक इंटरनेशनल, यानी कि 3 भाषा सूत्र में यही हो जाएगा। एक ऐसी लैंग्वेज जिसका प्रयोग फॉरेन कंट्रीज में भी आप कर सकें, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, ठीक है, जापानीज है, तो या चाइनीज है, इन लैंग्वेज को भी हमें सीखना है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों को 3 भाषा सीखने का अवसर, जिसमें भाषा चयन में जो मैंने आपको बता दिया वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। कक्षा 6 या 7 में बच्चे को भाषा बदलने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और बहुभाषी दक्षता का विकास करना है। यानी हमें अपनी कक्षा में, जैसे कि हमने बताया कि हमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच को अपनाना है, तो निश्चित रूप से जब हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच को अपनाएंगे, बहुभाषिकता को बढ़ावा देंगे, तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं उस दक्षता का विकास होगा। आगे बहुभाषिकता और संज्ञानात्मक विकास, यानी सोचने और समझने की क्षमता। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जब बच्चा कई लैंग्वेज को जान रहा होगा तो कहीं ना कहीं वह एक ही बात को अन्य भाषाओं में भी सोचेगा। जैसे बच्चा घर पर अगर कोई भोजपुरी में किसी बात को सोचता है, अध्यापक उसको हिंदी में जब बता रहे हैं उसी चीज़ को फिर अंग्रेजी में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा ये समझेगा कि इसी चीज़ को हम हिंदी में इस प्रकार से कहते हैं और इंग्लिश में ये कहते हैं। वैसे ये एक कुत्ता है तो बच्चा को इसको अंग्रेजी में बताया, सर जी क्या बताए थे, सर जी बताए थे या एक कुत्ता है तो कुत्ता को डॉग बताए थे, या फिर ये दिस बताए थे, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ डॉग। तो अब बच्चा सोच रहा है दिमाग में, ठीक है, स्वयं से तर्क कर रहा है। दूसरा बच्चा कहेगा दिस इज ए डॉग कि दिस आर अ डॉग, या दिस वाज अ डॉग, तो बच्चे उसमें विचार भी करेंगे, नहीं नहीं आर तो ढेर सारे रहेंगे, दीज रहेगा तब लगाएंगे, जैसे ढेर सारे कुत्ते रहेंगे तो दीज आर डॉग्स हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा हिंदी जानने वाला या भोजपुरी जानने वाला जब अन्य भाषाओं को जानता है तो उसके नियमों को समझता है, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझता है, तो कहीं ना कहीं उसमें तर्क बच्चे करते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वही बात यहाँ पर की गई है। विश्लेषण और तर्क का विकास, तर्क शक्ति का विकास होता है, समस्या समाधान क्षमता का विकास और सीखने की दक्षता में वृद्धि होता है। इसके अलावा अनुभवात्मक अधिगम, भाषा को अनुभव आधारित बनाया जाए, जैसे बच्चा उस व्यवहार में उसको लाए। जैसे हम हिंदी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या मध्य प्रदेश में है, तो हम हिंदी इसलिए बेहतर जानते हैं क्योंकि हमें हिंदी बोलने का अनुभव रहता है। वहीं हम अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं या संस्कृत नहीं बोल पाते हैं क्योंकि संस्कृत में हमें अनुभव नहीं है, उस प्रकार का परिवेश नहीं है। तो भाषा को अगर अनुभव आधारित बनाया जाए, बच्चे की जो भी मतलब प्रायर नॉलेज है उसका प्रयोग करके उसको भाषा सिखाई जाए तो वो उसमें बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, यानी कि रटने के बजाय करके सीखना है। अनुभव आधारित, यानी बच्चे को जिस चीज़ का अनुभव है, बाजार में अगर बच्चा जाता है, दर्शन मेला देखने जाता है, तो उस चीज़ पर चर्चा अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मेले में गए थे तुम क्या देखे, तो बच्चा भोजपुरी में चर्चा कर रहा है, उसको आप शिफ्ट करा रहे हैं हिंदी में, हिंदी पढ़ाते हुए। सर बच्चे से कहेगा सर हम बाजार गल रही, आप अच्छा हमको देखो बेटा मैं कहेंगे, ठीक है, मैं बाजार गल रही तो गैल रही तो मतलब गया था, ठीक है, या मैं बाजार गया, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे को आप शिफ्ट बातचीत कराएंगे तो बच्चा जो भी अपने अनुभव को बोलेगा उसको आप अपने जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसे शिफ्ट करा के उसको बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, भाषा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे भाषा और अनुभव का संबंध, जिसमें बच्चों के अनुभव को भाषा जोड़ना, ये बात मैंने आपको बताई है। अनुभवात्मक ज्ञान का इससे विकास होता है, व्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, भाषा कौशलों का सुदृढ़ीकरण। निश्चित रूप से जब आप इस चीज को प्रमोट करेंगे तो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति अपनी बातों को बोलेगा। जैसे आपने कहा कि जहाँ गए थे मेला देखने गए थे तो वहाँ की बातों को बताओ, तो मेला का कैसे, हम वहाँ पे गुब्बारा खरीद ली, और उसके बाद टाफी जलेबी मिलते थे, जलेबी खेली, और समोसा भी सजी हम खेली, हमारे दोस्त ने हमारे पापा पैसा ना देते रहे। अब इस तरह से बच्चे बात कर रहे हैं और इसी चीज को आप एक संवादात्मक शैली में लेकर आ रहे हैं और आप हिंदी में उसको स्पीच करा रहे हैं या मराठी में स्विच करा रहे हैं, जिस भी भाषा में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें स्विच करा सकते हैं। बच्चा अभिव्यक्ति को, अपनी बात को कह रहा है, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी और भाषा कौशलों का सुदृढ़ीकरण होगा। ठीक है, जब आप बच्चे को भाषा कौशल मतलब वही सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो इस बात को जब आप हिंदी में स्विच कराएंगे तो आप किसी बात को बोलेंगे तो बच्चा उससे सुनेगा और फिर उसे भी बच्चा बोलेगा।
ठीक है, जैसे आप उसने बोलेगा कि बाजार गए लली, तो आपने बोला गया था, या मैं बाजार गया, तो बच्चा ये समझेगा अच्छा गया था, सुन रहा है उसको, फिर बोलेगा अच्छा गया था, तो बच्चा खुद भी बोलेगा मैं बाजार गया था। तो यही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी भाषा विकास पर विशेष बल देना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाषा सीखने के नजरिए से अगर हम देखें तो 2 से 8 वर्ष की जो आयु है बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत कुछ बच्चा अपने परिवार से ही भाषा विद्यालय आने से पहले सीख चुका होता है, और उसको सुदृढ़ीकरण आकर विद्यालय में बच्चा करता है। भाषा सीखने के अधिक अवसर इस दौरान ही मिलते हैं, और बुनियादी स्तर पर भाषा कौशलों का हमें विकास पर बल देना है। इसीलिए आपने देखा कि हमें 4 ब्लॉक अप्रोच को इम्प्लीमेंटेशन करना है स्ट्रिक्टली, ताकि बच्चा जो है बेहतर तरीके से भाषा कौशलों का विकास कर सके। प्रारंभिक भाषा अर्जन को प्रोत्साहन करना है, भाषा का अर्जन करना है, रटाना नहीं है। भाषा अर्जित की जाती है सुनकर। जब बच्चा आपकी बातों को सुनेगा तो वो आपकी बातों को सुनते सुनते फिर वो भी बोलने लगता है। अपने माता पिता से बच्चा कोई कॉपी किताब लेकर भाषा को नहीं सीखता, वो भाषा को अर्जित करता है। जब उसकी माँ कोई बात बोलती है, आपस में चर्चा करती है, तो उस बात को बच्चा सुनता है और स्वयं भी वो बोलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है कहीं ना कहीं भाषा को अर्जित करता है। तो वही हमें अपने कक्षा में इंप्लीमेंट करना है कि बच्चा भाषा को अर्जित करे। इसके अलावा संवादात्मक भाषा शिक्षण होना चाहिए। हमारी भाषा जो सिखाने की प्रक्रिया वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफा हो। हम संवादात्मक, हमारी किताबों को आप एनसीईआरटी को देखें तो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, ताकि बच्चा उसको देखे और संवाद करते हुए स्थिति बनती है। तो उससे बच्चा भाषा और बेहतर तरीके से सीखता है जब उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आए। एक तरफा न होकर, ऐसा ना हो कि अध्यापक केंद्रित हो, बच्चे भी उसमें जुड़े हुए हों, ठीक है। बच्चे से हमारी किताबों में अध्यापक बच्चों से कुछ चर्चा कर रहे होते हैं कि चलो आज हम ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं। आप अगर कक्षा 4 की एनसीईआरटी कक्षा 4 की बुक को देखें यूपी में, तो बच्चे उसमें अपनी राय देते हैं कि मैं क्या लाया हूँ। बच्चा बोलता है मैं मछली बनाऊंगा, फिर बच्चा बोलता है मैं बनाना बनाऊंगा ड्राइंग। तो बच्चे आपस में, जब अध्यापक और बच्चे के बीच संवाद होता है तो इस प्रकार से भाषा का सीखना और बेहतर होता है, ठीक है। तो संवाद आधारित शिक्षण कार्य करना है, जिसमें हम सरल भाषा का प्रयोग करेंगे और शिक्षा को आनंददायक बनाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रीय भाषाओं का विकास पर भी बल दिया गया। अभी हमने आपसे चर्चा की, आप जानते भी होंगे इन भाषाओं का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना है, उन्हें हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं, और उनका प्रमोशन करना है, ठीक है। कम से कम 2 वर्ष तक अध्ययन का विकल्प देना है उच्च कक्षाओं में, और भारतीय संस्कृति विरासत से जुड़ाव भी बच्चों को करना है, ठीक है। अभी हमने कहा कि विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन करना, जिसमें कोरियाई, जापानी, थाई और फ्रेंच आदि विदेशी भाषाओं के अध्ययन करने की भी अपॉर्चुनिटीज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा भाषा, कला और संस्कृति को लेकर भी, भाषा संस्कृति का प्रतिबिंब है। अगर मराठी बोल रहा है तो वो वहाँ की संस्कृति, अपनी भाषाई परंपरा को दिखाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार जैसे क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है, तो वहाँ की संस्कृति परंपरा अपनी अपनी दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं भाषा का जुड़ाव सिर्फ व्यक्ति से नहीं है, वहाँ की संस्कृति से भी है, साहित्य, संगीत और नाटक से भी संबंध है, ठीक है। सांस्कृतिक, आप देखते हो कि हम लोग अक्सर जब तैयारी वगैरह करते थे तो कौन सा नृत्य कहाँ का है, ठीक है, और वहाँ की भाषा किस प्रकार से है, उससे जुड़ाव काफ़ी हद तक पता चल जाता है, ठीक है। नाटक से जुड़ाव, नाटक जब होता है, वहाँ के जो संवाद होते हैं, बातचीत होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे समझ जाते हैं कि वह किस क्षेत्र की चर्चा हो रही है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है और सांस्कृतिक मूल्यों का भी संवहन करना है। इसके अलावा जो भाषाएं लुप्तप्राय हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पर बो है, लगभग विलुप्त हो गई, ग्रेट अंडमानी या सेंटिनेली, ठीक है, ये बहुत सीमित जानकारी है, टोटो है। इन भाषाओं के संरक्षण आदि अन्य कई भाषाएं हो सकती हैं, संरक्षण पर बल दिया गया है। जो भाषा विलुप्त प्राय है या विलुप्त होने के कारण करने मतलब हो गई हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। हमारे भारत देश की जो भाषाई विविधता है उसके संरक्षण पर भी बल दिया गया है, ठीक है। तो भाषाओं के अस्तित्व बनाए रखें। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें बच्चे को हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षा देना है। ध्यान दीजिएगा, बहुभाषिकता का विकास करना है, मल्टीलिंगुअल अप्रोच और भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के समग्र भाषिक विकास पर बल दिया गया और शिक्षा को प्रभावी, समावेशी और आनंददायक बनाने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार से आपने प्रमुख प्रावधान अध्याय 1 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, भाषा को लेकर था, वो जान लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 22 पर चर्चा करेंगे। यह सीरीज जो चलाई जा रही है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नोट वगैरह भी, बुक्स वगैरह भी उपलब्ध होने वाला है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके बुक्स वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी इस कोर्स की आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।